Hello learners, how are you? This is Anjali ma'am from Divine Learning Center. Today we are studying physics class 11th motion in a straight line. तो फिजिक्स की कहानी भी ना हम सबके जैसी ही है. जैसे जब हम एक छोटे बच्चे थे तो हमारे पेरेंट्स हमें सिखाया करते थे, लाइक अभी आप लोग के आपके पेरेंट्स आपको सिखाते होंगे कि हमेशा सच्चे रहो, सीधी राह पे चलो, टेढ़ा मेढ़ा रास्ता नहीं अपनाना है, हमें हमेशा सीधा चलना है. वैसे ही फिजिक्स ने भी, जैसे ही बच्चों ने 11th में साइंस लिया, फिजिक्स लिया, तो स्टार्टिंग चैप्टर में उनको सिखा दिया मोशन कैसा करो, स्ट्रेट लाइन में करो. इट इज वेरी मच रिलेटेबल टू अवर ओन लाइव्स. बट जैसे ही हम बड़े होते हैं हमें रियलाइज होता है कि सीधे चलने से कुछ नहीं होता. थोड़ा तो जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली को क्या करना पड़ता है, टेढ़ा. वैसे ही जब इसके नेक्स्ट वाला चैप्टर पढ़ोगे ना तो उसमें वही आएगा, अरे मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन से कुछ नहीं होने वाला, कैसा मोशन करना पड़ेगा, मोशन इन अ प्लेन, कहीं भी जाओ तो ही काम बनेगा, राइट. पर हमें स्टार्ट किससे करना है? जैसे हमारी लाइफ बचपन से स्टार्ट हुई वैसे ही फिजिक्स भी हमें कैसे स्टार्ट करना है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन. सबसे पहले जान लेते हैं कि इस चैप्टर के अंदर मैं आपको क्या क्या सिखाऊंगी, राइट. तो फर्स्ट आई टेल यू कि ये एक मैकेनिक्स की ब्रांच है और कैसी मैकेनिक्स की ब्रांचेस होती है और कब किस टॉपिक को हम फिजिक्स में मैकेनिक्स का पार्ट बोलते हैं. फिर मैं आपको सिखाऊंगी रेस्ट ऑफ मोशन का कंसेप्ट क्या होता है, कब हम किसी ऑब्जेक्ट को रेस्ट बोल सकते हैं, कब नहीं बोल सकते हैं, कि हम किसी भ्रम में है, कुछ रेस्ट पे है ही नहीं. तो विल सी. थर्ड आई टेल यू किस ऑब्जेक्ट को पॉइंट ऑब्जेक्ट कहा जा सकता है, right, concept of a point object. Then we'll tell you distance and displacement. उसके बाद uniform and non-uniform motion क्या होते हैं, and then speed, velocity, acceleration और उसके different types क्या होते हैं. This chapter is divided into 3 parts. Like first part is this कि एकदम basic concepts आपके clear हो जाए. उसके बाद एक पार्ट आता है जिसमें derivation होता है कैलकुलस मेथड से 3 equations of motion का, राइट. उसके बाद आता है रिलेटिव वेलोसिटी. तो ये 3 पार्ट्स में आपका ये चैप्टर डिवाइडेड है जो हमें यूट्यूब पे 1 और 2 पार्ट्स में कवर करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट पार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक, मैकेनिक्स एंड इट्स ब्रांचेस. सो लेट्स स्टार्ट एंड मैकेनिक्स एंड इट्स ब्रांचेस हम पढ़ लेते हैं पहले कि मैकेनिक्स क्या होता है. जैसे आप फिजिक्स में जब आगे और स्टडीज करोगे कम टू नो कि क्वांटम मैकेनिक्स अलग है ना, क्लासिकल मैकेनिक्स अलग, क्लासिकल फिजिक्स अलग है, क्वांटम फिजिक्स अलग है. वैसे ही एक मैकेनिकल फिजिक्स भी अलग एक ब्रांच आती है. तो मैकेनिकल फिजिक्स क्या है और मैकेनिकल फिजिक्स के अंदर और कितनी उसकी सब ब्रांचेस आती है. तो मैकेनिकल फिजिक्स का मतलब ये है कि ऐसी फिजिक्स जिसके अंदर आप रेस्ट और मोशन, ऑब्जेक्ट के रेस्ट और मोशन के बारे में डिस्कस करते हो, उसकी पोजीशन फाइंड करते हो और उसके ऊपर पूरी स्टडी करते हो, उसको बोलते हैं मैकेनिक्स ऑफ फिजिक्स, राइट. अब इसकी कुछ सब ब्रांचेस भी हैं. जो उसकी सब ब्रांचेस हैं उसमें 3 है, स्टैटिक्स, काइनेमैटिक्स एंड डायनामिक्स. स्टैटिक वर्ड का मतलब ही हमें पता है रुका हुआ, मतलब रेस्ट. तो व्हेनेवर वी आर स्टडीइंग एन ऑब्जेक्ट विच इज ऑलरेडी एट रेस्ट, जो रेस्ट पे है उसकी बात करेंगे तब वी आर स्टडीइंग क्या, स्टैटिक्स. तो जब रेस्ट पे बात की जाएगी तब बात की जाएगी स्टैटिक्स फिजिक्स की. काइनेमैटिक्स फिजिक्स वो होता है जब हम मोशन की बात करते हैं. पहले एक 2 व्हीलर आया करता था जिसका नाम होता था काइनेटिक. ऑफ कोर्स जेन जी डोंट नो अबाउट दिस, बट व्हेन यू सर्च एंड जीपीटी करोगे ना उसको तो यू विल कम टू नो कि काइनेमेटिक्स करके एक, काइनेटिक करके एक 2 व्हीलर हुआ करती थी. उसका नाम काइनेटिक इसीलिए ही रखा गया था कि काइनेटिक का मतलब होता था मोशन, जैसे काइनेटिक एनर्जी व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन. वैसे काइनेटिक्स मतलब व्हेन ऑब्जेक्ट कैसा है, इन मोशन. अच्छा, वो मोशन में आया है तो उसका कोई तो रीजन हुआ होगा. तुम उठ के पढ़ने बैठे हो तो कोई तो रीजन हुआ होगा कि मम्मी ने डांटा होगा या प्रेशर आया होगा या एग्जाम नियर होगी या चाहत आ गई होगी, अब तो पढ़ना ही, एनर्जी आ गई होगी. तो मोशन कम्स विथ अ रीजन कि क्यों हुआ. तो काइनेमैटिक्स इज अ ब्रांच वेयर वी डोंट वांट टू नो द कॉज कि क्यों मोशन हुआ, वी डोंट वांट टू नो, राइट. एप्पल ऊपर से नीचे गिर गया, क्यों गिर गया, वी डोंट वांट टू अंडरस्टैंड ग्रेविटी. गिर गया ना, ठीक है, इट्स ओके. तो व्हेन वी आर जस्ट स्टडीइंग मोशन विदाउट knowing or with concern of reason,
कि क्या कॉज था, क्यों ये मोशन में आया, विदाउट नोइंग रीजन। तो रीजन नहीं जानना भैया हमें, है ना। तो डायनामिक्स, जैसे बोलते हैं ना मूवी के डायनामिक्स चेंज हो गए, तो चेंज हो गए मतलब मोशन आ गया। तो इट्स ऑल्सो ब्रांच ऑफ फिजिक्स जिसमें हम मोशन की बात करते हैं ऑब्जेक्ट के, लेकिन इस वाले केस में हम मोशन की बात करते हैं विद द कॉज, कि इसका रीजन क्या था, एप्पल नीचे क्यों आया, एप्पल ऊपर क्यों नहीं गया, राइट। तो इसमें हमको मोशन की बात का कॉज भी जानना है, मोशन विथ कॉज, राइट। ये क्लियर है आपको। तो इन तीन तरीके की ब्रांचेस आप पढ़ोगे। सो नेक्स्ट इज कंसेप्ट ऑफ रेस्ट एंड मोशन। ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है और एक पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन कई बच्चों के दिमाग में रह जाता है। रेस्ट तब होता है, सी लाइक मेरे हैंड में ये बुक है, ओके। अब ये बुक लेकर के मैं चल रही हूं, आप क्या देख रहे हो कि बुक का मोशन हुआ, आपने क्या देखा, बुक का मोशन हुआ, एक जगह से दूसरी जगह पे आई, इसने विथ रिस्पेक्ट टू सम टाइम अपनी पोजीशन चेंज कर, राइट। तो आपके लिए ये बुक मोशन में थी, लेकिन व्हेन इट इज इन माय हैंड्स, फॉर मी आई एम मूविंग, बुक इज नॉट मूविंग, तो फॉर मी द बुक इज एट रेस्ट। तो व्हेन द बुक इज केप्ट ऑन टेबल टू, वो रेस्ट पे है। तो डिपेंड करता है कि हम उसको कहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो सराउंडिंग मैटर करती है, राइट। सराउंडिंग बहुत मैटर करती है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल, रेस्ट और मोशन का आप सबसे पहले एक डेफिनेशन समझ लो कि जब टाइम के साथ साथ ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होती है, टाइम हमने सराउंडिंग में लिया है, राइट, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मोशन में है। व्हेन टाइम के अकॉर्डिंग उसकी पोजीशन चेंज नहीं होती, रेस्ट है। यही हमने आज तक पढ़ा है, लेकिन अब टाइम हटा के हम उसको सराउंडिंग कर देंगे। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है रेलवे प्लेटफॉर्म वाला, जो मैं कई बार अपनी क्लासेस में दी थी। तो ये रेलवे प्लेटफॉर्म है, दिस इज रेलवे प्लेटफॉर्म। तो देयर वर थ्री फ्रेंड्स, चंगू, मंगू एंड टंगू। तो टंगू जो है चंगू मंगू को छोड़ने के लिए कहां आया, प्लेटफॉर्म पे आया। यहां से ये रेल की पटरी है, अब इसमें कौन आ गई, इस पे आ गई है ट्रेन, ये ट्रेन आई, राइट। तो एक जगह बैठ गया जाके चंगू, एक जगह जाके बैठ गया चंगू एंड मंगू बैठ गए। टंगू क्या कर रहा है, बाय कर रहा है, जाओ। तो टंगू ने बोला जाओ। अब ये ट्रेन यहां से मूव हो गई, जैसे ही ट्रेन यहां से चली गई, टंगू ने किसको बाय किया, ट्रेन को नहीं, चंगू मंगू को। उसके लिए चंगू मंगू अपनी पोजीशन चेंज कर रहे थे, चेंज कर रहे थे, यहां थे, गए गए गए, बाय बाय बाय, चले गए। तो टंगू के लिए चंगू मंगू की पोजीशन चेंज हो गई। तो फॉर टंगू, चंगू एंड मंगू आर इन मोशन। और जब चंगू और मंगू एक दूसरे के सामने बैठे हैं, तब वो एक दूसरे के लिए कैसे हैं, रेस्ट पे, कि ट्रेन चल रही है, हम दोनों तो रेस्ट पे ही है। तो इन दोनों के रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग में, चंगू के लिए मंगू रेस्ट पे है, मंगू के लिए चंगू रेस्ट पे है। तो जैसे ही पोजीशन चेंज होती है, कंसेप्ट ऑफ रेस्ट एंड मोशन भी चेंज। इसको थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं। चंगू मंगू टंगू का कंसेप्ट तो समझ में आ गया। एक बात और पढ़ते हैं कि रेस्ट एंड मोशन जो है वो रिलेटिव टर्म्स, रिलेटिव टर्म्स है, मतलब हम उसको कभी भी हमेशा किसी ऑब्जेक्ट को रेस्ट पे और मोशन में नहीं बता सकते। हम हमेशा इसको डिफाइन कर सकते हैं किसी रेफरेंस पॉइंट से, कि इस पॉइंट से ऑब्जर्व किया तो ये रेस्ट पे थे, इस पॉइंट से ऑब्जर्व किया तो ये मोशन में थे। टंगू के पॉइंट से ऑब्जर्व किया तो चंगू मंगू रेस्ट पे थे, मंगू के पॉइंट ऑफ रेफरेंस से देखा तो चंगू कैसा था, मोशन में था। तो डिपेंड करता है कि चंगू मंगू टंगू ने दिमाग हिला, तो डिपेंड करता है कि हम कहां से उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट आप समझ गए, राइट। अब एक थोड़ा सा ना कहानी में ट्विस्ट आ गया। एक लाइन आ गई फिजिक्स की बुक में, देयर इज नो एब्सोल्यूट रेस्ट। हम सब कभी भी रेस्ट पे एब्सोल्यूट कंडीशन में नहीं हो सकते। तो व्हेन मम्मा सेज ना, इतना दिन भर आलसी बैठे रहते हो, सोए रहते हो, देन टेल हर कि देयर इज नो एब्सोल्यूट रेस्ट मम्मा, राइट। तो कोई भी रुका हुआ नहीं है। क्यों भाई, एक एग्जांपल देती हूँ। मान लो ये यूनिवर्स है, मान लो
ये यूनिवर्स है पूरा, ठीक है। अब यहाँ पे सन है, सन के आसपास कौन घूम रहा है? अर्थ। तो अर्थ इज इन मोशन विथ रिस्पेक्ट टू सन, ठीक है। सन के आसपास क्योंकि वो घूम रही है, तो सन से जो इसको ऑब्जर्व करेगा बोलेगा अर्थ घूम रही है। अब अर्थ में हम सब आ गए तो हम सब भी घूम रहे हैं, हमारे रेस्ट का तो अब चांस ही नहीं है, हम तो हमेशा वर्किंग है, घूम ही रहे, ठीक है। अब ये एक किस में आता है? सोलर सिस्टम में। वो किस में आता है? एक गैलेक्सी में। गैलेक्सी मिल्की वे क्लस्टर विथ रिस्पेक्ट टू इच अदर वो भी मूव कर रहे हैं, क्योंकि देयर आर नॉट वन गैलेक्सी, सो मेनी, देयर इज नॉट वन यूनिवर्स, मल्टी यूनिवर्स नाउ। तो कुछ भी रुका हुआ नहीं है। इफ द यूनिवर्स इज मूविंग ऑल द टाइम, then where is the absolute rest? Who is at rest? Nobody. So when there is no absolute rest, so how it comes the concept of absolute motion? There is no absolute motion. तो ये एक मिथ है कि कोई रेस्ट पे है, कोई मोशन में है। हम उसको कभी भी रुका हुआ डिक्लेयर कर सकते हैं, हम उसको कभी भी मोशन में डिक्लेयर, क्योंकि यूनिवर्स रेस्ट पे है, रेस्ट पे नहीं है, मोशन में। तो हाउ कैन बी? हम तो उसी का पार्ट है, राइट? तो ये भी समझ में आ गया। तो बड़ा झोल है इन सब चीजों में। सो नेक्स्ट इज कंसेप्ट ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट किसको बोला जाएगा? फिजिक्स में बार बार बोलते हो ना, लेट वी कंसिडर अ पॉइंट चार्ज, लेट वी कंसिडर अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। क्यों? व्हाट डू यू मीन बाय पॉइंट? इवन व्हेन वी ड्रॉ अ डायग्राम वी पुट अ पॉइंट देयर, डज इट एक्चुअली मीन कि वो पॉइंट साइज का है? द आंसर इज नो, वो पॉइंट साइज का नहीं होता। The earth is a point object. Do you believe? How? Let me prove it. अर्थ पॉइंट ऑब्जेक्ट इसलिए है क्योंकि पॉइंट ऑब्जेक्ट की फिजिक्स ने डेफिनेशन कुछ इस तरह दी है कि कोई भी ऑब्जेक्ट, उसकी जो साइज है, वॉट एवर द साइज ऑब्जेक्ट हैज, उससे अगर ज्यादा डिस्टेंस वो ट्रेवल करता है तो वो पॉइंट ऑब्जेक्ट है। जैसे ट्रक, उसका जो साइज है, क्या वो उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? उससे कहीं ज्यादा कर सकता है। तो फॉर दैट पर्पस ट्रक इज कंसिडर्ड टू बी अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो अगर अर्थ एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो तुम खुद को क्या समझ रहे हो? वी आर द नोबडी, राइट? तो अर्थ इज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। समझ में आया, राइट? पॉइंट ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट भी समझ में आ गया। अब आ जाते हैं हम डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को सबसे ज्यादा समझते हैं। मैक्सिमम बच्चों के दिमाग में यही है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस, कि डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट। उसको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कब बोला जाता है? जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं और डिस्प्लेसमेंट में दो वैल्यूज दी गई हो कि ऑब्जेक्ट ए से पहले बी गया, फिर बी से वो सी गया, या मान लो ऑब्जेक्ट बी पे था, बी से सी तक गया और ए से उसकी दूरी बी तक कुछ है, ए से उसकी दूरी सी तक कुछ है, तो बताओ डिफरेंस कितना है? तो हम उसको माइनस करके डिस्प्लेसमेंट निकाला था। तो डिपेंड करता है कि न्यूमेरिकल दिया है या नहीं। तो न्यूमेरिकल्स में शॉर्टेस्ट निकालना है, शॉर्टेस्ट मतलब फाइनल माइनस इनिशियल करना है, तो ही तो शॉर्टेस्ट आएगा। तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन करने पर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आती है, ये न्यूमेरिकल है। आई एम आस्किंग यू द थ्योरेटिकल definition of displacement. So distance and displacement, the first and very clear difference between both of them is what? अच्छा चलो डिफरेंस से पहले डेफिनेशन। डिस्प्लेसमेंट पाथ कवर्ड है। मुझे डॉक्टर ने बोला है कि डेली 2 किलोमीटर चलना है, तो मेरे लिए पाथ कवर्ड कितना है? 2 किलोमीटर। इफ आई गोज इन दिस डायरेक्शन, दिस और दैट, कहीं पर भी चलूं, मैटर क्या करता है? 2 किलोमीटर चलना है। सिमिलरली व्हेन आई टॉक अबाउट डिफरेंसली व्हेन आई टॉक अबाउट डिस्प्लेसमेंट, इफ आई हैव टू रीच समवेयर एंड द प्लेस इज इन राइट डायरेक्शन विथ 2 किलोमीटर्स, तो अगर मैं 2 किलोमीटर लेफ्ट में चलूंगी तो क्या मैं उस प्लेस पे पहुंचूंगी? नो। तो अगर मुझे एक प्लेस पे पहुंचना है, उसका एक डायरेक्शन होगा, भले वो 2 किलोमीटर दूरी पे ही है, पर मेरे को वो 2 किलोमीटर किधर चलने होंगे? राइट में चलने होंगे। तो व्हेन वी राइट ओनली मैग्नीट्यूड, व्हेन वी टॉक अबाउट ओनली मैग्नीट्यूड, अबाउट ओनली वैल्यू कि 2 किलोमीटर चलना है, 4 किलोमीटर चलना है, वी आर टॉकिंग अबाउट डिस्टेंसेस। बट व्हेन वी टॉक अबाउट 2 किलोमीटर इन राइट डायरेक्शन,
2 kilometer in east, west, north. So when we talk about direction too, we are talking about displacement. So of course it's a scalar quantity and it is a vector quantity, right? इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इसके पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होते हैं. जब डिस्टेंस की बात करी जाती है तो वो या तो पॉजिटिव होगा या तो जीरो होगा, क्योंकि उसका डायरेक्शन नहीं है. डायरेक्शन नहीं है तो नेगेटिव और पॉजिटिव का कंसेप्ट ही नहीं आता, और जब पॉजिटिव का कंसेप्ट नहीं आता तो इसका मतलब जब कोई साइन नहीं है, जैसे ये 2 लिखा है, इसके लिए कोई साइन नहीं है तो प्लस है ना, माइनस लिखूंगी तभी माइनस होगा, अदरवाइज हम थोड़ी कुछ नहीं लगा मतलब माइनस लगाए, वी डोंट कंसिडर इट. तो ये या तो पॉजिटिव होता है या तो फिर जीरो. ये पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव भी हो सकता है क्योंकि डायरेक्शनल है, राइट. और लास्ट है कि इसको हम मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर में कैलकुलेट करते हैं. सेम एक ही सिमिलैरिटी है, किलोमीटर और सेंटीमीटर में कैलकुलेट करते हैं. सो यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इसको मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल से समझाती हूँ. एक बच्चा है जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो किस तरीके से स्कूल तक जा रहा है. ये मान लो उसका स्कूल है, ठीक है, ये इसका स्कूल है. ये जो इसका स्कूल है ये यहां से कुछ 5 किलोमीटर की दूरी पे है, राइट. यहां पर अगर हम माने तो यहां पर मैंने पहले 5 मिनट के बाद देखा ये कहां पहुंचा था, तो ये 2 किलोमीटर पहुंचा था. फिर मैंने 5 मिनट के बाद देखा ये कहां पहुंचा, तो ये नेक्स्ट 2 किलोमीटर कवर कर चुका था, राइट. अब अगर मैं दूसरा बच्चा देखूं जो स्कूल जा रहा है, उसको मैंने देखा कि 5 मिनट में कहां पहुंचा, तो उसने 3 किलोमीटर चल लिया था भाई. और नेक्स्ट 5 मिनट में मैंने देखा तो अभी तक 1 ही किलोमीटर चला था. तो यहाँ पे वो इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा था, यहाँ पे वो इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा था. तो जो ये अनइक्वल डिस्टेंस वाला कंसेप्ट है इक्वल टाइम में, इसको हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन. इसको बोलते हैं हम यूनिफॉर्म मोशन. तो जब इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में कवर किया जाए उसको यूनिफॉर्म बोला जाएगा. और जब अनइक्वल डिस्टेंस लेकिन टाइम ऑब्जर्वर सेम रख रहे हैं, हम हर 5 मिनट में चेक कर रहे हैं आप कितना चले, वो अनइक्वल आ रहा है, तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है. अब हमारा इस आज के लेक्चर का लास्ट टॉपिक है स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन और उसके टाइप. स्पीड और वेलोसिटी में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता. स्पीड और वेलोसिटी में सबसे मेन डिफरेंस होता है स्केलर और वेक्टर का, कि ये स्केलर होता है, ये वेक्टर होता है. क्योंकि स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसका फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, राइट. कौन कितनी दूरी कितने देर में कवर कर रहा है वो स्पीड है, लेकिन कौन कितनी दूरी कितनी देर में किस डायरेक्शन में कवर कर रहा है वो वेलोसिटी है, राइट. हमने 5 किलोमीटर चला, 5 मिनट में चला. मेरे को डॉक्टर ने बोला है 2 किलोमीटर चलना है, मैं कहीं भी चल रही हूँ, वो स्पीड है मेरी, कितनी देर में भी कवर करके आऊं. लेकिन मैं 2 किलोमीटर चल के स्कूल जा रही हूँ तो मुझे डायरेक्शनल हो गया, तो मेरी कितनी वेलोसिटी है, राइट. एक्सीलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. वेलोसिटी में चेंज आना, कि मैं कितनी कितनी देर में अपनी वेलोसिटी को चेंज कर रही हूँ, मतलब अपनी स्पीड डायरेक्शनली चेंज कर रही हूँ. जैसे हम एक्सेलरेटर देते हैं एक्टिवा में या पैर से 4 व्हीलर में, तो हम क्या कर रहे हैं अपनी, उसमें एक्सेलरेटर वर्ड क्यों आया, क्योंकि गाड़ी चलाओगे तो क्या सीधे सीधे चला दोगे, दीवार तोड़ते हुए निकल जाओगे, नो, आपको डायरेक्शन लेना पड़ेगा ऑफ कोर्स. तो उसको इसलिए एक्सेलरेटर बोला जाता है कि वो चेंज इन वेलोसिटी है, और वेलोसिटी का मतलब है स्पीड विथ डायरेक्शन, राइट. यूनिट की बात करें तो डिस्टेंस मीटर में होता है, टाइम सेकंड में, मीटर पर सेकंड, डिस्प्लेसमेंट में मीटर पर सेकंड. चेंज इन वेलोसिटी, लेकिन वेलोसिटी तो खुद डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, और नीचे एक और टाइम है, तो इसका जो यूनिट है वो हो जाता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर. कई बार बच्चों याद रखना कि कई बार ऐसे न्यूमेरिकल्स आते हैं जिसको पढ़ते से हम डिसाइड नहीं कर पाते कि एक्सेलरेशन दिया है कि वेलोसिटी दिया है, तो आप यूनिट से पहचानते हो कि यूनिट क्या है उसकी, ठीक है. यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा, जब स्पीड में क्या हो गया, इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में कवर हो, इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में कवर हो जाए तो वो यूनिफॉर्म हो जाएगा, अभी हमने पढ़ा. और जब नॉन इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में कवर हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड. सिमिलरली
इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम, वैसे ही नॉन इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम। और वहां पे हम क्या बोलेंगे कि इक्वल चेंज इन वेलोसिटी, इफ वेलोसिटी चेंजेस इन इक्वल अमाउंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, वेलोसिटी जब इक्वल चेंज हो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो वो यूनिफॉर्म है। और जब वेलोसिटी चेंज हो कैसे, अनइक्वल चेंजेस आए उसमें, ठीक, अभी स्पीड बहुत ज्यादा रखी इस डायरेक्शन में फिर कम करी तो वो कैसी हो जाएगी, नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगी। एवरेज स्पीड की बात करें तो एवरेज स्पीड में एवरेज का मतलब होता है मीन निकालना, राइट। जैसे एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे जाना था मेरे को, तो पहले मैं 5 किलोमीटर चली, फिर 10 चली, फिर 5 चली, तो टोटल कितना चली, 5 10 5 मतलब 20, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये होता है आपका स्पीड। वैसे ही इसमें होगा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, इसमें क्या आएगा, टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल चेंज इन टाइम। बड़ा इजी है भाई यहाँ तक। एक लास्ट और मैं आपको सिखाना चाहूंगी जो इस साल बड़ा नया है, इंस्टेंटेनियस स्पीड वेलोसिटी नेक्स्ट। इंस्टेंटेनियस वर्ड में ही इंस्टेंट आता है, इंस्टेंट मतलब किसी एक इंस्टेंट पे हम जा रहे थे और जस्ट हमने देखा और बात खत्म, तो खाली एक इंस्टेंट मिल गया। इंस्टेंट मतलब फॉर अ सेकेंड, वेयर जो लिमिट टेंड्स टू जीरो है, लिमिट टेंड्स टू जीरो मतलब कि टाइम ऐसे चेंज हो जाएगा कि 0 सेकेंड। तो इंस्टेंटेनियस मतलब एक पूरे सफर में किसी एक टाइम पे उसकी वेलोसिटी स्पीड एक्सेलरेशन क्या था वो निकालना, राइट। तो इंस्टेंटेनियस की बात करूं तो चेंज इन डिस्टेंस चेंज इन टाइम वेयर लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो। टाइम डिस्टेंस इतना कम मतलब विद इन सेकेंड कितना डिस्टेंस चला होगा, कोई इतना सा, तो लिमिट ऑलरेडी 0 है, बहुत डिस्टेंस नहीं, पर उस इंस्टेंट पर उसकी स्पीड क्या थी, राइट। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा, लिमिट टेंड्स टू 0, लेकिन ये डायरेक्शनल होगी क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट है, राइट। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, इसमें क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, लेकिन यहाँ पे हो जाएगा dv अपॉन dt, चेंज इन वेलोसिटी, राइट। चेंज इन वेलोसिटी विद एक्सटेंट 0 की विद इन सेकेंड कितना उसने चेंज किया। यहाँ पे लिमिट x में 0 हो रही है, यहाँ पे दिया v है, तो क्या कुछ चेंजेस कर सकते हैं। v क्या होता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, तो मैं इसको लिख सकती हूँ लिमिट x टेंड्स टू 0 डेल्टा बाय डेल्टा t, और इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, डेल्टा x अपॉन डेल्टा टी, जो डेल्टा टी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे डेल्टा स्क्वायर एक्स अपॉन डेल्टा टी स्क्वायर। ये कंसेप्ट अभी नेक्स्ट पार्ट में और क्लियर होगा, जब हम लोग 3 इक्वेशन ऑफ मोशन करेंगे तब उसमें डिफरेंशिएशन को किस तरीके से लिखा जाता है, सेकेंड डेरिवेटिव क्या होता है, कब स्क्वायर लगता है कब नहीं, लिमिट का क्या मतलब है, इट इज विल बी मोर क्लियर टू। आज के लेक्चर में इतना बेसिक अच्छे से पढ़ लिया ना कि जिसने अच्छे से सुन लिया होगा उसका कंसेप्ट बड़ा क्लियर हो गया होगा। इंस्टेंटेनियस समझ गए, एवरेज समझ गए, यहाँ पर हमारा हो गया है मोस्ट ऑफ द टॉपिक कवर। एक्सेलरेशन में 2 आता है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन, वो भी बता देते हैं। पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब है व्हेन वी आर गोइंग इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन, राइट। जैसे एक मैं सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर मैं ले लूं कि गाड़ी चल रही है, हम स्पीड बढ़ा रहे हैं, व्हेन वी इंक्रीज द स्पीड वेलोसिटी वी आर डूइंग अ पॉजिटिव एक्सेलरेशन, बट व्हेन वी डिक्रीज द वेलोसिटी वी आर डूइंग नेगेटिव एक्सेलरेशन। और नेगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन या फिर डी एक्सेलरेशन भी बोलते हैं, रिटार्डेशन या फिर डी एक्सेलरेशन। ऐसे केसेस में न्यूमेरिकल्स करने पे आंसर नेगेटिव आता है, और नेगेटिव आने से हम समझ जाते हैं कि जो आंसर आया है वो रिटार्डेशन आया है, डी एक्सेलरेशन आया है, एक्सेलरेशन नहीं आया है। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। If you like this video, like, subscribe, share as much to the students who actually want to study by YouTube.